नबीला टीवी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ठंडक भरी खामोशी ने इस्तकबाल किया। सामान उठाए वो हाँप कर रह गई थीं। सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए भी कभी आसान नहीं रहा था। मालूम नहीं ये रानी राजू किधर दफान हो गए हैं। कोफ्त से सोचा, सारा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आगे बढ़कर खुद ही लाइट ऑन की। रानी, हानिया, राजू। किचन से रानी बरामद हुई, दुपट्टे की बक्कल मारे पक्का सा मुंह बनाए, खांसी ऊपरी ऊपरी लगी। बाजी, सारा काम मुकम्मल हो गया है। राजू को मैंने छुट्टी दे दी है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। जल्दी जल्दी बताकर ये जा वो जा। नबीला ने हैरत से इसकी फुर्तियाँ मुलाहिजा करी। वो हानिया के बेडरूम में दाखिल हुई तो वो बेसुध सो रही थी। सर झटक कर किचन में गई और फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम सब गायब। कहाँ गई ये चीज़ें? मैंने खुद रखी थी और लॉक था फ्रिज। नबीला ज़ईफ़ुल एतक़ाद थी, सो पहला ध्यान जन्नात की तरफ गया। फिर अचानक को ख्याल आने पर मुठ्ठियाँ भींच कर रह गईं। कल फ्रिज से पिज़्ज़ा, बर्गर तुम लोगों ने गायब किए थे ना? सुबह नाश्ते की मेज़ पर नबीला ने अदालत लगाना चाही। जब भी हानिया को सरजनिश करना मकसूद होता, वो डिनर या नाश्ते पर मौजू छेड़ती। नफीस अहमद तंबी करते डांटते, हानिया चिढ़ जाती, अक्सर बदतमीज़ी कर जाती। बाप बेटी की लड़ाई में सिर्फ नबीला पुरसुकून रहती थी, लेकिन आज सूरत हाल उलट थी। आप फ्रिज को लॉक लगा कर जाती हैं, मैं कैसे निकाल सकती हूँ? चेहरे पर हद दर्जे मासूमियत थी जो सरासर बनावटी लग रही थी। तुम फ्रिज को लॉक करती हो नबीला? नफीस अहमद ने गुस्से से देखा, ताहम लहजा धीमा रखा। नहीं, वो बस मेहमान और आए गए के लिए तो बस वो हकला के रह गई। बात बनाने की नाकाम कोशिश में वो किस कदर अहमक लग रही थी नबीला को बखूबी अंदाज़ा था, लेकिन आगे भी हानिया ही थी। मैं तो बस पापा के साथ नाश्ता करती हूँ जब आपको मार्केट जाना हो, इसने आंखें पटपटाकर जवाब दिया। वो शेर को सवा शेर थी। नफीस अहमद लेक्चर दे रहे थे जिसका लुब्बे लुबाब ये था कि वो घर वालों के लिए कमाते हैं, चीज़ें तालीम में रखना घटिया औरतों का शिवा है, वगैरह वगैरह। नबीला दिल में ताव खा रही थी, लेकिन खामोशी के सिवा कोई चारा ही नहीं था। कल तो मज़ा आ गया रानी। वो टेरेस पर रानी के साथ धूप से लुत्फानंदोज हो रही थी। काम से फारिग होकर रानी इसके पास बैठ जाती। और क्या जी, राजू ने ऐसी चाबी बनवाई कि मैं भी हैरान रह गई। लो भला, अपने घर में खाने की क्या चोरी? रानी ने भी कल पिज़्ज़ा, बर्गर से भरपूर फ़ायदा उठाया था और राजू को भी इसका हिस्सा दिया। सब काम सफाई से करके अब दोनों एक दूसरे को अपनी बहादुरी पर दाद दे रही थी। वैसे राजू बताएगा तो नहीं ना? हानिया हज़ार मुँह फट सही, लेकिन अमली तौर पर इतनी दिलेर नहीं थी। बाजी, आप तो बहुत ही डरपोक हो। रानी नडर और दिलेर भी थी, कुछ फितरत कुछ हालात। अजमल चाचू ने गिफ्ट्स भिजवाए थे। पर्पल स्वेटर जिस पर सफ़ेद मोतियों का काम था और ऑफ वाइट कश्मीरी कढ़ाई वाली शॉल हानिया की नज़रों में थी। इससे पहले कि वो इस पर हाथ रखती, नबीला ने एकदम पैकेट उठा लिया। नफीस को मुझ पर पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता है, कल ही कह रहे थे कि इस बार तुम्हें कश्मीरी शॉल गिफ्ट करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। स्काइप पर मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। हानिया ने बेदिली से गिफ्ट्स उठाए और मरी मरी आवाज़ में शुक्रिया चाचू कहकर हट गई। अजमल चाचू का दिल बुझ गया। इस्तेहफामिया नज़रों से भाभी को देखा। बस बाप की लाडली है ना, कोई शे आंखों में समाती ही नहीं। नबीला ने रसान से कहा, बेटा तोहफे का शुक्रिया अच्छी तरह अदा करते हैं। चाचू ने इतनी मोहब्बत से आपको गिफ्ट दिए हैं। अगले दिन पप्पा ने प्यार भरी डांट पिलाई। हानिया चुपचाप बैठी रही। क्या कहती? जिस शय पर इसका दिल होता है वो नबीला पहले ही हथिया लेती है। मैं फ़ोन कर दूंगी आज, इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। रहने भी दो, वो बिजी होंगे। निशात के साथ डॉक्टर के पास जाना है, नबीला ने फ़ौरन कहा। वो चाहती थी रंजिश कायम रहे। हानिया सर छटक के रह गई। रानी ने गरम गरम पराठे रखे तो सारे लाउंज में पराठों और ऑमलेट की खुशबू फैल गई। वो भी सब भुलाकर नाश्ता से इंसाफ करने लगी। नबीला मुसलसल घर की आराइश और ज़ेबाइश में मसरूफ़ थी। रानी को मुसलसल डस्टिंग पर लगा रखा था। राजू सेटिंग बदल बदल कर थक चुका था। लगता है सऊदी अरब का वज़ीर आज़म आ रहा है दौरे पर, रानी ने बेजारी से राजू से कहा। नबीला मुतमईन ही नहीं हो रही थी। भाजी, सब कुछ ठीक तो है ना? रानी हाँप गई थी। नबीला अलमारी में नई क्रॉकरी सेट कर रही थी। हाँ, ज़रा फ्रिज साफ़ कर दो। रानी ने कोफ से नबीला की पुश्त देखी। हानिया बेडरूम की खिड़की से कार्रवाइयाँ देख रही थी, फिर बेड पर बैठकर सोचने लगी। पता नहीं कौन आ रहा है जिसके लिए ये एहतमाम हो रहा है। रानी को बैठने की फुर्सत नहीं मिल रही थी। शाम तक हंगामा मचा रहा। हानिया हस्बे मामूल ताल्लुक़ी से कमरे में बंद रही।
अगले दिन रानी आई तो इसने बताया कि नबीला बाजी के मेहमान आ रहे हैं, इनके भाई के बेटे। हानिया की पेशानी पर बल पड़ गए, ताहम वो खामोश रही। इसकी तनाव भरी खामोशी देखकर रानी भी चुप की बक्कल मार के बैठ गई। हानिया को नबीला के मैके वाले कभी पसंद नहीं आए थे। 2-4 मुलाकातों में कोई खुशकुन याद नहीं थी, बस अब्बा मियाँ अच्छे थे। उसकी खामोशी के बावजूद पास बिठाकर हाल पूछते, ईदी भिजवाते, कभी कभार तोहफे भी दे देते, जिसे वो लापरवाही से एक तरफ डाल देती। इस वक्त नबीला के तासुरातों से बड़ा लुत्फ लेते थे। इसे सोचने पर भी बुरहान की शक्ल याद नहीं आ रही थी। सारा दिन वो कोफ्त का शिकार रही। रात तन्हा और गहरी थी। वो बचपन से रात की तन्हाई सहने की आदी थी। उसे रात से कभी डर नहीं लगा। वो इसकी सहेली थी, चुपचाप इसकी बातें सुनती। वो शिकवे करती, नबीला से बेजारी का इजहार, इसके खिलाफ मंसूबे, कभी रिश्तों की बेहिसी पर रो भी पड़ती। आज वो सोच के जंगल में उलझी हुई थी। नबीला के घर से जब भी किसी की आमद होती, वो कमरा बंद करके बैठ जाती थी। हाँ, अब्बा मियाँ का हमेशा लिहाज रहा था उसे। मेहमान की आमद पर वो नफीस अहमद से उलझ पड़ी थी। पापा, आप मना करें इन्हें, हमारा घर है, कोई होटल तो नहीं? इसने नागवारी से नबीला को देखते हुए कहा। बेटा, वो आर्जी तौर पर आ रहा है, जॉब के सिलसिले में, हम उसके रिश्तेदार हैं, नफीस अहमद ने प्यार से कहा। मैं डिस्टर्ब रहूंगी। उसने आखिरी कोशिश की। खाना ठंडा हो रहा है नफीस। नबीला ने एंट्री दी और खफकी से हानिया को देखा। फितनी फसादन ज़ेरे लब पढ़ा गया कसीदा सिर्फ हानिया को समझ आया। इसने छोटी सी नाक सुकेड़ के रख दी। सारे भतीजे काले पीले हो रहे हैं, वैसा ही होगा, उसने न खुद से सोचा। लेकिन जब बुरहान आया तो वो एक लम्हे के लिए खुद भी हैरान रह गई। इतना सोबर, डैशिंग, शानदार। वो खिड़की से देख कर रह गई। उसने झुककर नबीला और नफीस को सलाम किया। नबीला ने इसकी पेशानी पर मोहर सुबत की और नम आंखें साफ करने लगी। बुरहान आते ही यूं घुल मिल गया जैसे बरसों से यही मुकीम हो। खाने की मेज़ पर हानिया को सरसरी सलाम करके वो नबीला की तरफ ही मुतवज्जा रहा। मेरी शादी पर तुम कितना रोए थे ना, और आखिरी वक्त तक मुझे शादी से रोकते रहे थे। नबीला माजी के किस्सों में उलझी हुई थी। हाँ भाई, तुम हमारे घर नहीं आते थे शुरू में। नफीस अहमद दोनों की नोक झोंक से लुत्फानंदोज हो रहे थे। हानिया पूरे माहौल से कटी। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर सदमा अलग, एक तैश की लहर इसके अंदर उभरी। उसने चम्मच पटक कर रखा। सब कुछ साकित हो गया। पप्पा, मेरे सर में दर्द है, मैं सोने जा रही हूँ। इसकी अजली तुनक में साजी पर नफीस अहमद शर्मिंदा हो गए। नबीला के चेहरे पर मजबूर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो हानिया के सामने उज़्वे मुअत्तिल हों। बुरहान ने नागवारी से इस तीखे नकूश वाली लड़की को देखा, जो हमेशा इसकी प्यारी फूफो के लिए बाइसे आज़ार बनी रही थी। एक लम्हे को माहौल साकित हो गया, फिर नबीला बुरहान से बातें करने लगी। नफीस अहमद को बेटी की कमी महसूस हुई। वो उठने लगे तो नबीला ने हाथ पकड़ के बिठा लिया। बच्ची है, मैं खुद देख लूँगी, कहकर उन्हें बातों में उलझा दिया। बुरहान ने नबीला की बात एक लहजे सुनी और फिर खाने में मगन हो गया। हानिया का ख्याल था पापा ज़रूर आएंगे, लेकिन सबके हंसने बोलने की आवाज़ें उसे अंदर तक जला रही थी। जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, घर मेरा, पापा मेरे, खामखा उठकर आ गई। अब वो कलस रही थी और खिड़की के पर्दे से आंख लगाकर बाहर का खुशकुन मंजर देख रही थी। बुरहान ने उसे मुसलसल नज़रअंदाज किए रखा था। इसके तमाम काम नबीला के सुपुर्द थे। नफीस अहमद उससे खुसूसी बर्ताव कर रहे थे। दिल में क्या था किसी को खबर होने नहीं दी थी। नबीला माँ नहीं बन सकी थी, मशीयत इलाही थी, वो भी अब राजी बरज़ा थी। नेमतों पर नज़र रखोगी तो तलखियाँ महसूस नहीं होंगी, अब्बा जब रंजीदा देखते प्यार से कहते। नफीस अहमद ने हमेशा बेटे की कमी महसूस की थी और इसका इजहार भी बरमला करते थे। हानिया को दिल का टुकड़ा कहते, मगर इसकी नालायकी ने हमेशा मायूस ही किया था। अब जो बुरहान को देखा तो यूँ लगा बरसों की ख्वाहिश मुजस्सम होकर आ गई है। मैं ऐसे ही बेटे का तलबगार था, वो दिल में सोचते, अगर ये मेरा बेटा बन जाए। इस ख्याल ने उन्हें सरशार कर दिया था। ताहम दिल की बात दिल में रखने के कायल थे और बुरहान को मजीद पर रखना चाहते थे। हानिया बेटा, तुम पढ़ाई फिर से शुरू कर दो, बुरहान से मदद ले लिया करो। नाश्ते की मेज़ पर नफीस अहमद ने बरसबीले तस्करा कहा। हानिया ने नाक सुकेड़ कर नागवारी का इजहार किया। बुरहान ने सर तस्लीम खम किया, ताहम इरादा ये था कि इतनी सख्ती करेगा कि हानिया बीबी याद रखेंगी। रानी गांव से आई तो दिल का बोझ हल्का करने के लिए कोई साथी मिल गया। दोनों टेरेस पर बैठकर मूलियों पर नमक लगा लगा कर गीबतें करती। पप्पा भी बदल गए हैं रानी, उसने रूहान से लहजे में कहा। जादू किया है बड़ी बेगम ने, इसने वसूख से कहा। वैसे मेहमान बड़ा सोना है, एकदम फिट हीरो। इसने आमियाना अंदाज में आंख मारकर बुरहान पर तबसरा किया, जो गेट से बाइक बाहर निकाल रहा था। हानिया ने घूर कर देखा। ऐ वही है, कहकर राय बदल दी। बुरहान की बाइक ख़राब थी। असफन ने उसे घर तक छोड़ने की ऑफ़र की। सुनसान गली, सब लोग घरों में मुक़य्यद थे। वो गेट के सामने उतरा। शुक्रिया यार, वो असफन को अलविदाई कलिमात कह रहा था जब इसने असफन की नज़रों के ताक़ुब में देखा। वाओ,
फन ने सीटी के अंदाज में होंठ से कोड़े। सामने हानिया आ रही थी। जीन्स के ऊपर पिंक टी शर्ट, सुनहरे घुंघराले बाल ऊंची सी पोनी में कैद थे। सो शफाफ गर्दन नुमाया थी। दुपट्टे से बेनियाज जैसे घर में ही वॉक कर रही हो। बेनियाज और बेखबर। गुस्से की लहर बुरहान के अंदर से उठी। उसने असवंत को सर्द मोहरी से मुतला किया। शी इज़ माई कज़न, माइंड इट। असवंत एकदम से संभल कर रह गया। आई एम सॉरी, उसने जल्दी से कहकर बाइक को किक स्टार्ट किया और लम्हों में ओझल हो गया। हानिया ने एक सरसरी नज़र उस पर डाली और खरामा खरामा चलती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। बात सुनो मेरी, पीछे से बुरहान ने बाजू पकड़कर झटका दिया। वो लड़खड़ा के रह गई। कोई शर्म है तुम्हारे अंदर? किसी ने नहीं सिखाया कि दुपट्टा ओढ़ते हैं? इसके अंदाज और कहर बरसाती आंखों से हानिया एक लहजे को डर गई। फिर अजली हठधर्मी से बोली, अपने काम से काम रखो, मेरे बाप नहीं हो तुम। आइंदा मुंह उठाकर बाहर निकली ना तब टांगे तोड़ दूंगा। हानिया अजीब सी कैफियत से दो चार हुई। इसने हानिया को धक्का दिया और धप धप करता सीढ़ियां उतरता चला गया। नबीला रानी के साथ खरीदारी के लिए गई हुई थी। हानिया गुमसुम बाजू से सहलाती बेडरूम में आ गई। एक अनचाहा लिम्स इसके बाजू पर सुलग रहा था। इसने कदादम आईने में अपना अक्स देखा तो बुरहान के गुस्से की वजह समझ में आ गई। इसके नशीब व फराज नुमाया थे। जीन्स के पाइंचे मुड़े हुए थे। सफ़ेद पिंडलियां नजर आ रही थी। वो शर्मिंदा हो गई। जिंदगी में पहली बार इस तरह किसी ने इसकी परवाह नहीं की थी। ना किसी ने नसीहत की, ना डांट टपट। ना जाने क्यों उसे बुरहान पर गुस्सा नहीं आया। वो खामोशी से बेड पर नींद दराज हो गई और आंखें मूंद ली। कमरे में हीटर लगा हुआ था। कारपेट पर मूंगफली के छिलकों का ढेर था। माल्टे के छिलके अलग पड़े हुए थे। मैगजीन, ज्वेलरी, हर शय बेतरतीब थी लेकिन परवाह किसी थी। रानी और हानिया का तवज्जो का मरकज वो हीरो हीरोइन थे जो हाथ पकड़े ट्रेन के पीछे भागे जा रहे थे, दीवाना वार गिरते पड़ते। हाय, आपने कभी किसी से प्यार किया है? अचानक रानी ने सवाल दागा। इसने चौंक कर देखा और सर झटक कर चॉकलेट का रैपर खोलने लगी। अब गाना शुरू हो चुका था। हानिया मुकम्मल तौर पर सीन में गुम थी। शोख रोमानवी बोल, दिलों को धड़का देने वाली मौसीकी। बाजी, जिंदगी कितनी हसीन लगती है ना जब कोई हमारे ख्वाबों में आ जाए। रानी चटखारा लेकर बोली। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो चिढ़ गई। मैंने ये बताया था कि मेरा मंगेतर मुझे तोहफे देता है, मैसेज करता है, लव यू कहता है। इसने अपना काला बटनों वाला मोबाइल प्यार से देखा। आपका ना कोई मंगेतर है ना दोस्त, किसी ने कभी मैसेज भी नहीं किया। इसका अंदाज हैरत से ज़्यादा तासुफ भरा था। हानिया ने वॉल्यूम आहिस्ता किया और गहरा सांस लेकर कहा, बस कर दो रानी। वो राजा बाजार का चाइना मॉल, कच्ची सस्ती चूड़ियाँ और सस्ते चॉकलेट देकर वो मोटा भद्दा नाटा मंगेतर तुमसे दुगने तोहफे वसूल करता है जिसके लिए तुम मुझसे उधार के नाम पे पैसे लेती रहती हो। हानिया ने 2 मिनट में औकात याद करवा दी। बात जज्बे की है बाजी, मोहब्बत की है। मामे की बेटी की शादी पर मेहंदी पर मेरे लिए गजरे भिजवाए दे और बस से उतरते वक्त मेरा हाथ पकड़ा था। हाय अल्लाह। रानी ने मजीद गौहर पेशानी से गुरेज करते हुए अपना चेहरा ढांप लिया। घटिया रोमांस, पेंडू क्लास। हानिया ने सर चटक कर कहा, हाय मेरी सोनी बाजी, अगर कोई नहीं देखता ना तो खुद अपनी तरफ मुतवज्जा करो। रानी ने कोहनी मारकर शरारत से कहा, तुम बहुत बोली हो इसीलिए सौतेली माँ हावी है तुम पर। इसकी दुखती रग पर हाथ रखा। रानी ने देखा हानिया ने आंखें सुकेड़ी थीं। देखो ना, ये बड़ी बाजी का रिश्तेदार कितना सोना है। होना तो ये चाहिए था कि बाजी तुम्हारा ब्याह कराती इससे। पहला हक तुम्हारा है। वो कंधे पर हाथ रखे मुखातिब थी। तुम खुद कोशिश करो। मैंने भी अपने चाचे के बेटे को यूं ही काबू किया है, वरना इसकी कपती माँ कहाँ राजी थी। रानी की छोटी छोटी आंखों में काजल के साथ साथ मक्कारी भरी थी और लहजे में तजुर्बा बोल रहा था। हानिया ने गायब दिमागी से उसे देखा। हाँ ना, आजकल यही रिवाज है। इन्हें देखो ज़रा। इसने कंधे हिलाकर स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा किया जहाँ हीरो हीरोइन जंगल में एक दरख्त के नीचे सुकड़े समटे एक दूसरे से जुड़ के बैठे थे। बारिश बरस रही थी। इनके अम्मा अब्बा भी नहीं मानते थे। रानी ने तेल में भीगा सर हिलाया। आखिर में राजी ख़त्म शुद। रानी ये छिलके समेटो। हानिया ने बेजारी से कहा और टीवी ऑफ करके अंदिया दिया कि अब जाओ। रानी बड़बड़ करती छिलके समेटने लगी। बुरहान ने हानिया को पढ़ाना शुरू कर दिया था। इस दिन की डांट के बाद अब दोनों का आमना सामना हुआ था। बुरहान के चेहरे पर संजीदगी थी। पुरानी तलखी का शायबा तक नहीं था। हानिया ने दुपट्टे को कंधे पर फैलाया। जीन्स के साथ कुर्ती और दुपट्टा अपना आप अजीब लगा, लेकिन दिल किया कि खुद यूँ तब्दील भी करके देखे। अब बुरहान की आंखों में कौन सा तासुर होगा, मगर वहाँ लाताल्लुक़ी थी। हानिया कुन जहन थी या नालायक। बुरहान के पढ़ाने का अंदाज इतना अच्छा था कि वो जो मैट्रिक में 2 बार फेल होने के बावजूद खुद को नाकाम समझ रही थी, पूरी लगन से पढ़ने लगी। बुरहान को अंदाज़ा हुआ हानिया ज़हीन है, बस तवज्जो की मुतकाज़ी है। आप इम्तिहान की तैयारी करें, अंकल ने दाखिला भिजवा दिया है। बुरहान ने इंग्लिश की किताब खोलते हुए इतला दी। फिर नज़रें उठाई तो वो चुपके चुपके उसे ही देख रही थी। रानी की बातें याद आ रही थी और बाजू पर सुलगता अनदेखा लम्स। वो खनकारता तो बड़बड़ाकर हिल हिल कर समरी याद करने लगती।
हानिया की किसी से दोस्ती नहीं थी। कुछ तुनक मिजाजी, कुछ बेजा हसासियत। आस पड़ोस में कोई हम उम्र लड़की भी नहीं थी। रिश्तेदार दूर दराज शहरों में मुकीम, सारा टाइम तो नबीला के खिलाफ मंसूबे बनाती रहती। ले देखी रानी थी जो इसकी बुरी भली सह लेती, इसकी बातें तवज्जो से सुनती। वजह इसकी माली मसाइल और चीज़ों का लालच था। हानिया दयालु थी। पत्थर पर भी पानी पड़े ना तो इसमें सुराख हो जाता है। मीडिया फैशन की दौड़, रानी की उकसाने वाली बातें, हानिया सोच में पड़ गई। 18 बरस की होने के बावजूद नबीला ने कभी इसकी शादी से मुतालिक फिक्र का इजहार नहीं किया था। बाप बेटी जाने वो किसी के इस्तफसार पर कहकर जान छुड़ा देती। हाँ, अपनी भांजी और भतीजियों की शादी की फिक्र, रिश्तों की तलाश में पेश पेश रहती। फिक्रमंद, दुआगोर, मुस्तरब एक माँ की तरह। आधी रात को हानिया बेवक्त भूख से बेचैन होकर किचन में आ गई। इस दिन की झड़प के बाद नबीला ने फ्रिज लॉक करना छोड़ दिया था, सो अब मैदान साफ रहता। उसने फ्रिज में से बिरयानी निकाली, पेप्सी के टिन निकाले। जब कप में खंखारने की आवाज़ सुनी, इसने चौंक कर देखा तो बुरहान खड़ा था। इसने स्टॉलर को कंधों पर फैलाया और मुड़कर बुरहान की तरफ देखा इस्तेफामिया नज़रों से। बुरहान ने अपनी मुस्कुराहट दबा ली। मोहतरमा को वार्निंग याद है? मतलब इसके दुपट्टा फैलाने की हरकत पर सोच आई, ताहम संजीदगी से मुखातिब किया। बुखार है, अगर चाय मिल जाए तो? हानिया ने खामोशी से चाय बनाई, अलमारी से कुकीज़ निकाल कर प्लेट में रखी और बुखार की गोली टेबल पर रखकर हल्के से टेबल बजाया। वो जो सर पकड़े आंखें मूंदे बैठा था चौंक कर सीधा हुआ। इसने कप की तरफ इशारा किया, अपनी प्लेट उठाई और किचन से बाहर चली गई किसी झोंके की तरह। बुरहान एक अनदेखे अनकहे पल में कैद हो गया था। सर दर्द की शिद्दत अब कम थी। हानिया का अपने लिए फिक्रमंद होना उसे अच्छा लगा। खुद खर्च और संगदिली है। नबीला की आवाज़ कानों में गूंजी। वो अपने दिल में कुछ अलग सा महसूस कर रहा था, नरम गरम मीठा सा। ताहम वो किसी के एतबार को ठेस नहीं पहुंचा सकता था, न हानिया के न नफीस अहमद के। सो खुद पर काबू पाने लगा। सोच बदली, नज़र भी बदल गई। मोहब्बत, महबूब से शादी एक जादुई दुनिया लगने लगी। हानिया बहाने बहाने से बुरहान को मुखातिब करती, पास से गुजरते हुए ख्वामखा खनकार कर मुतवज्जा करती। ताहम ये ख्याल रखती कि आसपास नबीला मौजूद ना हो। सीढ़ियों से तेज तेज उतरते हुए जानबूझकर टकरा कर देखा, लेकिन वो सॉरी कहकर आगे बढ़ गया। बॉडीगार्ड फिल्म बार बार देखती। तेरी मेरी प्रेम कहानी मुसलसल इसके कमरे में गूंजता। उसे रानी मुसलसल उकसा रही थी। निचले तबके की रानी, जहाँ जहन वक्त से पहले बालिग हो जाते हैं, इखलाकी कयूद की परवाह किए बिना हानिया इसकी बातें सुनती रहती। वो कुल वक्ती मुलाजमा थी। नबीला ने रवायती माँ का किरदार कभी अदा नहीं किया था, सो खुली छूट थी। सो आपने कभी मोहब्बत की है? उर्दू गज़ल की तशरीह लिखते हुए इसने सवाल दागा। हाँ। हानिया के कान खड़े हो गए। किससे? अंदाज पर तजस्सुस था। अपने वालिदैन से, करियर से, दोस्त, फुप्पो से। बुरहान ने संजीदगी से कहा, मेरा मतलब है कि लड़का लड़की की मोहब्बत। उसने किताब बंद कर बेबागी से आंखों में आंखें डालकर बुरहान से पूछा। बुरहान ने चौंक कर देखा। ब्लैक शिफॉन के जदीद लिबास और खुले बालों में उसे बदली बदली महसूस हुई। एक लम्हा लगा और इसका तराशा पैकर चकनाचूर हो गया। बुरहान को खुद को देखते हानिया पूरी अदा से मुस्कुराई, लेकिन चेहरे पर सख्त तासुरात ने इसको हड़बड़ा जाने पर मजबूर कर दिया। मेरा मतलब है कि वो ये शायर, गज़ल, उसने किताब पर नजर डालते हुए बात बनानी चाहिए। आप खुद को पढ़ाई तक महदूद रखें और ये छिछोरी हरकतें छोड़ दें। उसने सर्द लहजे में कहा, गोया गाफिल हरगिज़ नहीं था। और ये फिल्मी अदाकाराओं की तरह अदाएं मत दिखाएं। आप पढ़ने आती हैं मुझसे। मजीद बेइज्जती। हानिया की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। किताब पटाखर मेज़ पर रखी और धप धप करके अंदर चली गई। बुरहान ने भी बेजारी से किताब बंद कर दी। सामने कॉपी पर नजर पड़ी, जहाँ इसके नाम के साथ आमियाना शेर लिखे थे। दिल भी बना था। उफ! इसने बेजारी से अंदर की तरफ देखा और सफ़े फाड़ दिए। चंद दिन पहले के एहसासात उनका हो गए। छिछोरी। आप मुझे 2000 दे दो, मैं तावीज़ ला दूंगी। ऐसा कारगर के मुंडा आपके कदमों में होगा। हानिया ने अपनी बेइज्जती की रुदात सेंसर करके रानी को सुनाई। वो पुरजोश हो गई। मैं तो कहती हूँ आप खुद मेरे साथ चलो। अपनी ज़बान से हाल दिल सुनाओगी ना बाजी, तो बाबा जी ऐसा तावीज़ करेंगे कि मुंडा आपके कदमों में होगा। रानी ने हाथ पर हाथ मारकर ऐलान किया। हानिया मुतज़ब्ज़ब थी। अब वो दोनों सर छोड़कर मनसूबाबंदी कर रही थी। ये जाने बगैर के दरवाजे की ओट में एक हयूला खड़ा है और हक़ व दक़ इनकी मंसूबा बंदी सुन रहा है। फुप्पो, आप हानिया से लाताल्लुक क्यों रहती हैं? रानी मुलाजमा है। जब देखो इसके पास जाने कौन से किस्से छेड़े बैठी रहती है। नबीला किचन में कबाब बना रही थी जब बुरहान ने मौके का फ़ायदा उठाकर आगाह करना चाहा। रहने दो बेटा, मैं तो महकूम हूँ, बेबस कुछ नहीं बोल सकती बाप बेटी के सामने। याद नहीं इसकी वजह से मैं क्या कुछ सहती थी। अब भी इस फितनी का हुक्म चलता है घर पे। नबीला के चेहरे पर बेबसी थी। बुरहान ने जांचती नजर डाली। पूरा घर नबीला के कंट्रोल में था। नफीस अहमद इनकी राय को अव्वलियत देते थे। हानिया तो बस कटी कटी रहती।
कुछ ऊंच नीच हो गई तो आप पर ही नाम आएगा। कैसे समझाया अपनी बात? अरे बहुत मक्कार है, बाप को उंगलियों पे नचाती है। बदज़बान फूहड़, नबीला ने लहजे में तनफ्फुर समेट के कहा। अचानक इनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी तो हानिया धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी थी। वो गड़बड़ाई, फिर रुख मुड़कर अलमारियां खोलने बंद करने लगी। हानिया वापस जा चुकी थी बिना कोई तासुरात का इजहार किए। फुप्पो, इसने गला खंखार कर असल बात बतानी चाहिए, लेकिन इसी वक्त इतलाई घंटी बजी तो अपनी तरफ मुतवज्जा कर लिया उसने। अरे नफीस आ गए, यूँ बात आई गई हो गई। पापा, मुझे सीज़न की शॉपिंग करनी है, पैसे चाहिए। हानिया नाश्ते की टेबल पर बाप के कंधे से जुड़ी सरगोशियाँ कर रही थी। मुबादा नबीला कोई एतराज़ न कर दें। अपनी आंटी के साथ चली जाओ, नफीस अहमद ने मशवरा दिया। नहीं पापा, आंटी बहुत बिजी हैं, मैं रानी से कह दूंगी। इसने जल्दी से बात बनाई और पैसे लेकर मुट्ठी में दबा लिए और यूं चाय पीने लगी जैसे इससे बढ़कर कोई काम ही ना हो। नबीला ने इतना अमन देखा तो हैरान रह गई, ताहम खामोश रही। ना अंडे की जर्दी पर एतराज़, ना चाय की शिकायत, ना कटेली नजरें। वो कंधे उचकाकर खुद भी मसरूफ़ हो गई। आंटी, मैं रानी के साथ मार्केट तक जा रही हूँ, इसने जाने से पहले सरसरी इतला दी। नबीला मुख्तलिफ सब्जियां काट कर धो रही थी। सारे किचन में फैला हुआ था। राजू बर्तन धो रहा था। नबीला ने सर हिला दिया। बुरहान ने दोस्तों को ट्रीट दी थी, सो वो इसी में बिजी थी। डिशेस की लंबी फहरिस्त थी जो उन्हें तैयार करनी थी। अबाया और नकाब से खुद को ढांक कर तंग गलियों में दोनों भाग रही थी। बाजी, जल्दी जल्दी कदम उठाओ। तूबा, ये बाबा जी इतनी गंदी गंदी जगह पे क्यों रहते हैं? इसने नागवारी से अतराफ का जायजा लेते हुए कहा। ये अल्लाह वाले ऊंची कोठियों में नहीं रहते, इनका दिल तो हम जैसे सच्चे और खरे लोगों में लगता है। रानी ने तेज तेज चलते हुए फूली सांसों के साथ कहा। अजीब अजीब नजरों से देखते हुए गंदे संधे मर्द, मैले कुचैले बच्चे, ऊंची नीची गलियां, उबलती हुई नालियां। हानिया का जी ताने लगा। गली के अख्ताम पर सीढ़ियाँ थीं जो ऊपर कब्रिस्तान की तरफ जा रही थीं। इन्हीं सीढ़ियों के अख्ताम पर एक खोली थी जिस पर आस्ताना लिखा था। हानिया रानी की मियत में अंदर दाखिल हुई। अजीब सी बसात ने इस्तकबाल किया था। इसका जी चाहा कि सर पर पाँव रख के भाग जाए। ये अल्लाह वाले हैं, इसने रानी के कान में नागवारी से कहा। निकाब बार बार फिसल रहा था। रानी ने उसका हाथ दबाया, गोया खामोश रहने का इशारा किया। इनका मुद्दा रानी ने बयान किया। वो दीवार से नहुसट टपक रही थी। मोटे से पेट और उलझी दाढ़ी वाले बाबा आंख बंद किए हूँ हूँ करते रहे। फिर एक तावीज़, कुछ धागे और दम की हुई चीनी थी। आखिर में एक लकड़ी की छड़ी हानिया के सर पे रखकर दम किया। बिताते होंठ, हिलता पेट। हानिया को हंसी आ रही थी, ताहम रोक कर बैठी रही। आखिर में बाबा जी ने जोर से अल्लाह का वो नारा लगाया कि हानिया उछल पड़ी और गिरती पड़ती बाहर की जाने भागी। बाजी, पैसे तो दे जाएं, पीछे से एक काले पीले लाल आंखों वाले चेले ने कहा। हानिया ने मरे मरे हाथों से जिप खोली और हजार हजार के 3 नोट इसके हाथ में पट गए। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। रानी भी इसके तेवर देख के खामोश थी। मतलूबा गौहर मकसूद शॉपर में बंद हानिया के पर्स में था। रास्ते में रुककर दोनों ने चाट खाई, गोलगप्पे खाए, कोल्ड ड्रिंक से गुस्सा और प्यास दोनों बुझाई। फिर सूट खरीदने करीबी दुकान में घुस गईं। बस बाजी, हौसला करो, हिम्मत पकड़ो और बाबा जी की हर बात पर अमल करना। मुंडा खुद इजहार मोहब्बत करेगा। हानिया तावीज़ तो ले आई थी, अब मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी थी, जबकि रानी अपना फिसलता दुपट्टा बार बार सर पर जमा कर हिम्मत दिला रही थी। सारी ज़िंदगी इधर ही सड़ती रहोगी, बेमुरवत बेमोहर लहजा, अगर मेरी बात पर अमल ना किया। हानिया ने चौंक कर उसे देखा और एक अज़्म से तावीज़ को एक हाथ से दूसरे हाथ में मुंतकिल कर दी। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, गाँव जाना भी ज़रूरी है। वो चादर ओढ़े खड़ी थी। हानिया ने कुछ नोट इसके हाथ में थमाए और वो इजाज़त लेकर चली गई। और कमरे में आकर हानिया ने अपना अगला लाएहमल सोचा। पेपर नज़दीक थे। बुरहान की तवज्जो उरूज पर थी। हानिया भी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी, लेकिन काले शॉपर में रखी चीनी और तावीज़ ध्यान में बार बार आते। आर या पार इसने फैसला कर ही लिया। ये क्या है? बुरहान ने इंग्लिश की बुक में से तहशुदा कागज़ निकाला। हानिया ने सर झुका लिया, यानी पकड़ी गई। फुप्पो को दूं या आपके वालिद को? इसने चुटकी से तावीज़ पकड़ कर रखा था। और ये पीर बाबा की दम की हुई चीनी? महबूब आपके कदमों में, इसने तंजन कहते हुए एक पुड़िया इसकी सिमत बढ़ाई। इन तक कैसे पहुंची ये चीज़ें? इसका दिल धक्का रह गया। बेड़ा गर्क हो रानी का, पहला ख्याल उसी की तरफ गया। रानी बेकसूर है हानिया, इसने गोया सोच पढ़ ली थी। नहीं, मैं तो वो। हानिया ने हड़बड़ा कर सर उठाया और फिर शर्मिंदगी से नीचे कर लिया। मैंने तुम्हें इस पीर के आस्थाने से निकलते देख लिया था। बुरहान ने अंधेरे में तीर चलाया। वाह राजू की तेजियाँ। बुरहान ने राजू को गायबाना दाद दी। हानिया का चेहरा जर्द हो गया। और ये मेरे मौक्किल ने मुझे चीज़ें ला कर दी हैं। वो गहरी नज़रों से हानिया को देख रहा था। हानिया को याद आया, कल ट्यूबलाइट ठीक करने के बहाने राजू इसकी गैर मौजूदगी में इसके बेडरूम में गया था, इसीलिए राजू कल से गायब है। इसने खफकी से बुरहान को देखा। वो मैं
आंटी को मत बताइएगा प्लीज़, उसने लजाजत से कहा। आप मुझे पसंद है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, इसलिए आप मुतवज्जा नहीं हो रहे थे। सुरानी ने मशवरा दिया कि दिल की बात कभी दिल में नहीं रखी थी, सब कह कर यूँ देखने लगी जैसे बोझ था जो उतार फेंका हो। बुरहान इस इज़हार मोहब्बत पर अफसोस भरे अंदाज में उसे देखने लगा। हानिया हैरत ज़दा थी, ये तो मुतासिर ही नहीं हुए। अपनी उम्र देखो, फुप्पो और अंकल का मुझ पर भरोसा देखो। अब वो किताब में इस पर रखकर समझाने वाले अंदाज में कह रहा था, मेरे करियर में अगले 5 साल तक शादी दूर दूर तक नहीं, और तुम जैसी लड़की से तो कभी भी नहीं। हानिया ने तड़प कर सर उठाया, आंखें आंसुओं से लबरेज थीं और चेहरा शर्मिंदगी और जिल्लत के एहसास से सुर्ख। तुम लापरवाह, बदज़बान, खुद गर्ज हो। अगर खूबसूरती देखकर शादी कर भी लूँ तो भी मेरे घर में तुम्हारी गुंजाइश नहीं। फुप्पो की वजह से हम सब तुमसे बरगुश्ता रहते हैं। मैंने हमेशा सर उठाकर ज़िंदगी गुजारी है। बीवी ऐसी हो जिसके साथ मैं सर उठाकर जीऊँ। बुरहान का बेरहम लहजा, दो टोक अंदाज, वो इसका तज्जिया कर रहा था या अपनी सोच वासे कर रहा था? आंसुओं की धुंध में कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैं वार्न कर रहा हूँ, ऐसा सोचना भी मत। उसने उंगली उठाकर तंबीह की। वो कब गया उसे इल्म ना हो सका। इसका अपना दिमाग आंधी की जद में था। वो अपने ठुकराए जाने की अजियत में आंसू बहा रही थी। लापरवाह, बददिमाग, बदज़बान और खूब गर्ज, इसने इतनी खामियां दी कि वो लाइल्म थी। इसने किताबें समेटी, खत फाड़कर डस्टबिन में फेंकी, तावीज़ पानी में बहा दिया और चीनी सिंक में फेंक दी। नफीस अहमद हस्बे दस्तूर अपने कारोबारी दौरे पर गए हुए थे। 2 दिन घर में खामोशी रही, फिर इल्म हुआ बुरहान वापस अपने शहर चला गया। मालूम नहीं बुरहान ने नबीला को क्या उज़्र पेश किए थे कि वो इससे रुकने पर भी इसरार न कर सकी। घर में खामोशी बक्कल मारे बराजमान थी। नफीस अहमद की वापसी पर खामोशी न ख़त्म हो सकी। हानिया किताब खोल कर खाली नज़रों से उसे देखती रहती। बेटा कोई मुश्किल है तो अकेडमी ज्वाइन कर लो, पप्पा किताबों में सर्दियाँ देखते तो प्यार से कहते। वो सर हिलाकर सामने से हट जाती। रानी की अब तक वापसी नहीं हुई थी। इसका हर शय से जी उचाट हो गया था। एक रात वो पानी पीने उठी तो किचन में नबीला सर पकड़े खड़ी कर रही थी। पहले तो नज़रअंदाज करने का सोचा, फिर पूछ ही लिया, क्या हुआ आंटी, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नज़र नहीं आ रहा, सर में दर्द है, नबीला ने काट खाने वाले अंदाज में कहा। हस्बे मामूल, अल्फाज से ज़्यादा लहजा बुरा था। इसने कंधे उचकाए और बेनियाजी से मुड़ गई। अपनी बेटी होती तो। अकब से आज़रदा लहजा सुनाई दिया। वो मुड़ी और आसानियत से बोली, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप कभी कभी भी उससे इस लहजे में बात नहीं करती। दोनों एक दूसरे को चंद सानिये देखती रहीं। गिला आमेज नज़रों से नबीला की आंखों में पानी चमका। हानिया ने अपने लब काटे। चंद पल खामोशी की नज़र हुए। हानिया ने चूल्हा जलाकर चाय का पानी रख दिया। अगर आपकी अपनी बेटी होती तो आप इसकी खामियों की तशहीर न करती। पानी को जोश आ रहा था। इसने चीनी पत्ती डाल दी। नबीला खामोशी से उसे सुन रही थी। अगर वाकई अल्लाह आपको बेटी देता ना तो आप इसकी तरबियत करती, मार से, प्यार से, लेकिन इससे मुकाबला ना बांध लेती। उसने दूध डाला, चाय को दम लगाया, कप में डालकर नबीला के सामने रख दिया और चुपचाप किचन से बाहर निकल आई। बहुत से सवालात छोड़कर, बहुत से दिए गए गिले शिकवे, अपनी ज़ात की खामियां, नबीला की लापरवाही, चाय से बनने वाली भाप में मदगम हो गए थे। माजी के मंजर जिंदा हो रहे थे। नबीला ने हमेशा ख़ुद को घर वालों के लिए वक्फ किए रखा। भाई छोटे थे सो वो ख़ुद को बेटा तस्वुर करती। माँ बाप को भी बजा तौर पर फ़ख्र था इस पर। घर वालों के लिए खुशियाँ इकट्ठी करते करते कब बालों में चांदी उतरी खबर ही ना हो सकी। वो अपने भांजे भांजियों की पसंदीदा खाला थी, लेकिन बुरहान, वो इसमें जो प्यार रखता था इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वो इसका लाडला आँख का तारा भतीजा था। दोनों में बहुत दोस्ती थी। जब नफीस अहमद का रिश्ता आया तो बुरहान बहुत रोया। फुप्पो इनकार कर दें। वो पाँव पटक पटक कर कहता, 13-14 बरस का कम सिन लड़का बच्चों की तरह जिद कर रहा था। इससे पहले कि नबीला इसके आंसुओं के हाथों पिघल जाती। जहाँ दीदा वालदैन ने बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के खातिर उसे ब्याह दिया। नफीस अहमद वाकई नफीस तबा थे। पहली बीवी की वफ़ात के बाद 10 साल बेटी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। कारोबारी दौरे, बच्ची की जिम्मेदारी, भरा पूरा घर। किसी मेहमान ने निकाह सानी का मशवरा दिया। नज़र इंतखाब गवर्नमेंट टीचर नबीला फिरदौस पर जा ठहरी। मुझे और मेरी बेटी को मेहरबान औरत चाहिए। वो जॉब नहीं करेंगी, मेरे घर में किसी शे की कमी नहीं। दो टोक अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया। घर वालों ने भी हर तरह से मुतमईन होकर रजामंदी का अंदिया दे दिया। नबीला की तो पहली शादी थी, देर से थी तो क्या हुआ, सब ने अपने अपने अरमान निकाले और खूब निकाले। बारात पर वो साफ रंगत और सुनहरी बालों वाली बच्ची सबकी तवज्जो का मरकज़ थी, जो सुर्ख मैक्सी में नखरे से बाप के बाजू से जुड़कर बैठी थी और बेजार लग रही थी, जैसे उसे कुछ भी पसंद ना हो। नबीला की बेटी। कुछ ख़वातीन के तंज़िया जुमले दुल्हन के कानों में भी पड़े तो जी मकतर हो गया। बुरहान बारात में कहीं नहीं था। वो अब्बा मियाँ के स्टडी में उदास बैठा था। नबीला देर तक मुंतज़िर बैठी रही। नफीस अहमद बहुत देर से आए, कुछ नादिम, कुछ शर्मिंदा, और अगले घंटे तक नबीला हानिया नामा सुनती रही, कोई कोफ्त और बेजारी लिए। उम्मीद है आप हमारे घर में खुश आइंद इजाफा साबित होंगी।
अंगूठी पहनाते हुए उन्होंने कहा और इसने सर तस्लीम खम कर लिया। वलीमे की तकरीब में वो मखरूर सी लड़की मुसलसल बाप को अपनी तवज्जो का मरकज़ बनाए रखती रही। नबीला के घर वालों की आंखों में वाज़ेह नापसंदीदगी थी। तुम्हें मालूम है, मेरी आपा ने मुझे बहुत सी लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, तुम्हें हानिया ने पसंद किया है। वलीमे की अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर नफीस अहमद ने खुशगवार लहजे में कहा। कुछ ससुराली अजीज़ भी मौजूद थे। खुशगवार माहौल बना हुआ था। नबीला ने खुशकुन हैरत से हानिया को देखा जो मगन सी नाश्ता कर रही थी। क्योंकि ये आंटी मोटी है ना, और पापा को मोटी लड़कियां पसंद नहीं। हानिया ने अचानक सर उठाकर कहा। सब हंस पड़े और नबीला पर घड़ों पानी पड़ गया। नबीला अपने घर की बड़ी बेटी थी, सीनियर गवर्नमेंट टीचर, मोतबर और काबिल भरोसा। अब इस चुटकी के आगे सरनिगू होना अजीब सा लग रहा था। नफीस अहमद अच्छे थे, बहुत अच्छे, लेकिन वो पहले बाप थे फिर शौहर। हानिया की बात इनके लिए हुक्म का दर्जा रखती। दोनों बाप बेटी हुस्न परस्त थे और साफ को भी। नबीला खुद को इनके मिजाज में ढालने के लिए हलकान होने लगी। इसने तवील अरसा मैके में हुकूमत की थी। अब हाकिमियत से महकूमियत तक का सफ़र दुश्वार था, लेकिन तय तो करना था ना। बिखरे मामलात दिनों में समेट दिए। शौहर मुतमईन, लेकिन हानिया हमेशा दर्द सर बनी रही। अपनी साफ गोई से, तुनक मिजाजी और नखरीली तबीयत से, नालायकी और ढिठाई से। इसकी वजह से नफीस अहमद और इनमें रंजिश रहने लगी। नबीला को याद था मकलावे पर सब इनको प्रोटोकॉल दे रहे थे। मुँह दिखाई में क्या मिला, बहनों ने पूछा। पली पलाई बेटी और मियाँ साहब का लेक्चर, उन्होंने मुँह बनाकर कहा और सारी रुदात माँ बहनों को कह सुनाई। कुदरती बात थी, सबको अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब नबीला मैके आती, कोई ना कोई रंजिश, गिला, शिकायत पल्ले बांध कर लाती। अब्बा मियाँ ने एक बार कहा था, नबीला फिरदौस, तुम्हारे अंडर 50-60 तलबात थीं। बहन, भाई, भांजे भांजे सबके दिल तुम्हारी मुट्ठी में थे। ये तो 9-10 बरस की बच्ची है, मोहब्बत से सब मुमकिन है। अब नबीला क्या कहती कि वो बच्ची तुंद मिजाज सास और मक्कार जेठानी का किरदार अदा करती है। इस छुटकी से पूरे ससुराल की कमी पूरी हो जाती है। नबीला की यादों में तकलीफ दे दिन आज भी मौजूद थे। आंटी, जुहा का बर्थडे है आज, आप मुझे छोड़ाएं। हानिया पिंक फ्रॉक में हाथ में गिफ्ट थामे खड़ी थी, लहजा बेरुखी लिए हुए था। ताहम नफीस अहमद की हिदायत थी, अकेले कहीं नहीं जाना। नबीला को कुछ दिन पहले फ़ोन आया था कि अम्मा भी बाथरूम में स्लिप हो गई हैं। वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेट कर घर से निकलने ही वाली थी। नहीं बेटा, तुम्हारी नानो गिर गई हैं, तुम जुहा से माजरत कर लो। नो नेवर, आप जाएं, मैंने पार्टी में जाना है, इसने हठधर्मी से कहा। नबीला की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। उन्होंने हानिया को सालगिरह पर जाने ना दिया। नफीस अहमद को फ़ोन करके जाने का बताया और काम वाली खाला को हानिया के पास छोड़कर चली गई। वापसी पर एक तूफान इनका मुंतज़िर था। नफीस अहमद नबीला पर खूब बरसे। नबीला ने बैग उठाया और दहलीज पार कर गई, दिल में मुस्तहकम इरादा बांधे कि अब वापस नहीं आऊँगी। पहली बार सबको नबीला की जहनी और जज्बाती अज़ियत का अंदाज़ा हुआ। बुरहान को इस अनजानी लड़की से सख्त नफरत महसूस हो रही थी जो इसकी प्यारी पोपो को रुलाने का सबब बनी थी। सिर्फ अबा मियाँ खामोश थे। वो नफीस अहमद से खुद जाकर मिले, अपनी बीवी का तस्करा किया, बीमारी का, परेशानी का, नबीला की जज्बातियत और जल्दबाजी पर शर्मसारी का इजहार किया। नफीस अहमद भी अपनी जल्दबाजी पर शर्मिंदा थे। यकीनन अच्छे इंसान थे जो बुजुर्ग शख्स की इज्जत का ख्याल रखा और आने का इंदिया दे दिया। नबीला को इन 10 दिनों में मैके में अपनी हैसियत का अंदाज़ा हो चुका था। दबी दबाई भापियाँ अब रिवायती रंग में रंग गई थीं। तंज़िया अंदाज, कुछ आंखों में तस्हीक, वो दिल में बुग़्ज़ लिए वापस आ गई। घर के अंदर की बातें हमारी लापरवाही और कोता बीनी से बाहर निकलती हैं। लोग तो तमाशे के मुंतज़िर होते हैं। नबीला ने नसीहत गिरा से बांध ली। अब जब वो घर में दाखिल हुई तो माँ बाप की नसीहतों के साथ बहनों की हिदायत भी शामिल थी। हानिया से नॉर्मल अंदाज में बात करके खाना तैयार करने किचन में चली गई। आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, इसने अक़ब में नफीस अहमद की आवाज़ सुनी जो बेटी को तंबीह कर रहे थे। नबीला अब बदली हुई औरत थी। हानिया को बाप की गैर मौजूदगी में खुली छूट देती। कोई रोक टोक या नसीहत नहीं पढ़ाई, ना ही पढ़ाई की फ़िक्र। बाप के सामने गलतियां नामहसूस तरीके से गिनवाती, दीन में फ़िक्रमंद लहजे में अपनी भांजियों की तारीफ़ करती। हानिया लड़कपन से नौजवानी की तरफ जा रही थी। नबीला लाताल्लुक़ रहती, बस हर दम अपनी औलाद के लिए दुआ, दम, वजीफ़े, इलाज करवाती रहती। मालूम नहीं बंदिश कहाँ थी। दोनों में जो फासले थे वो पाटने की कोशिश किसी ने नहीं की। 5 बरसों में उन्होंने नफीस अहमद का एतमाद तो जीत लिया था। अब घर में इनका कंट्रोल था। सब कुछ इनके हिसाब से होता था, सब इनके गुण गाते थे। वो हाकमियत पसंद थी, हुकूमत करना उन्हें पसंद था। इस अरसे में गोरी, तीखे, नैन नकुश वाली हानिया बदज़बान, झगड़ालू और नालायक लड़की के रूप में सामने आई थी, जो सौतेली माँ के सब्र को आजमाती, ज़बान चलाती, गुस्ताख थी। नबीला इसकी बदतमीजियाँ नर्म मुस्कुराहट के साथ बर्दाश्त करते और इसके चचा और फूफो को एक की 10 लगाते। प्यार ख़राब कर देता है बस। पापा, ट्रिप पर जाना है प्लीज़। मैट्रिक की तालिबात मरी जा रही थी।
तुम्हारी मम्मा को नहीं पसंद, वो परेशान होंगी। नफीस अहमद ने प्यार से समझाया। नबीला ने पीछे रहकर उसे जाने नहीं दिया। हानिया ने इसका नया सूट जलाकर बदला लिया। मैट्रिक का रिजल्ट ख़राब आया तो नबीला ने साफ कहा कि टीवी देखती रहती है, किताबें खोलकर नहीं देखी। बार बार फेल होकर हानिया घर में बैठी मनफी सोचों का शिकार होती रहती। इन्हीं दिनों काम वाली खाला अपने रिश्ते की भांजी को ले आई। रानी हानिया से 2-3 बरस बड़ी एक शोख व चंचल लड़की थी। कुछ अरसे में वह घर का माहौल भी समझ गई और घर वालों का मिजाज भी। जज्बाती, मुंहफट, बदतमीज, सौतेली माँ से नाला हानिया और ठंडे मिजाज की मक्कार नबीला। इसने छोटी उम्र से लोगों को समझना सीख लिया था। इनके रवैये, जज्बात और अपना फ़ायदा हासिल करना, इसका हदफ हानिया थी। बेवकूफ़ और कम उम्र हानिया। हम औरतें तकदील होती हैं। कम ज़र्फ़ और हासिल भी। जब नफीस अहमद का रिश्ता आया तो वो भी सबके साथ बहुत खुश थी, लेकिन जब बेटी का इल्म हुआ तो बोझ सर पर आन गिरा। छोटी बच्ची है, प्यार से बहल जाएगी। वालिदैन ने मस्बत राह दिखाई। नबीला फिरदौस, जिन्होंने 10 साल गवर्नमेंट जॉब की थी, मैके में बड़ी बेटी की हैसियत से हुकूमत, इस छोटी सी लड़की को अपना हरीफ या रकीब समझ बैठी। इसकी एक वजह तो ये थी कि हानिया अपनी हूबहू मरहुमा माँ का अक्स थी। वो नफीस अहमद की पसंद थी। अक्सर इसकी तारीफ़ करते तो नबीला को यूँ गुमान होता जैसे अपनी पहली बीवी की तारीफ़ कर रहे हों और इसकी सांवली रंगत पर चोट कर रहे हों। हमेशा तारीफ़ समेटने वाली नबीला की ज़ात रद्द होने लगी इनकी अपनी दानिस्त में, और मुकाबले पर वह नन्ही लड़की थी जो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार और नफसियाती जज्बाती टूट फूट से दो चार थी। उन्होंने इससे मुकाबला बांध लिया। अरसा दराज हुकूमत की थी, लोगों की परख का शऊर था, लेकिन वो खुद किस कदर तंग जहन और तंग दिल थी आज इल्म हुआ। रानी मुलाजमा थी, घर घर काम करने वाली अनपढ़ लड़की। इसने आते ही सबका एतमाद जीत लिया। हानिया के काम करती, नाराज़ उन्हें भी ना करती, नफीस अहमद को भी शिकायत का मौका न देती। और वो खुद क्या थी? बज़ाहिर नफीस, बुरदबार, बाअखलाक नबीला अब अपने आप से नजरें मिलाने से कासिर थी। बुरहान खामोशी से कमरे में लेटा था। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आया था, लेकिन ध्यान वहीं रह गया था। शायद मैंने ज़्यादा कह दिया। तसव्वुर में आंसुओं से लबरेज चेहरा आ रहा था। इसने हानिया को हमेशा नबीला पुप्पो की ज़बानी परखा था। बदज़बान, गुस्ताख लड़की, मजबूर, मजलूम नबीला पुप्पो। लेकिन हालात देखे समझे तो कुछ और नज़र आया। पूरा घर पुप्पो के कंट्रोल में था, हर चीज़ उनके तसर्रुफ में थी, माँ सिवाय हानिया के। जल्दी रूठ जाने वाली लड़की जो अपना नज़रअंदाज होना कतन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, जो पुप्पो की खामोशी चालाकियाँ ना समझ सकती थी। इसकी गलती इतनी बड़ी ना होती जितनी पुप्पो अंकल के सामने बढ़ा चढ़ाकर पेश करती। वो उठकर बैठ गया। बेटा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? तबस्सुम भाभी के हाथ में सूप का प्याला था। चुप चुप क्यों हो तुम? उन्होंने प्यार से पेशानी पर बिखरे बाल समेटे। फिर उठकर पर्दा हटाया तो सुनहरी धूप की किरणें कमरे में बिखर गईं और तारीकी घुटन जैसे अनका हो गई। मैं तुम्हारी माँ ही नहीं, हम मिजाज दोस्त भी हूँ। माँ समझ गई थी कि दिल में कोई उलझन है, जिसका सिरा नबीला के घर से मिलता है, क्योंकि वो पुप्पो की कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। वो गहरी सांस लेकर माँ को देखने लगा। अम्मी, आपको हानिया याद है? कैसी लगती है वो आपको? बिन माँ की बच्ची है, तवज्जो की तलबगार। नबीला ने खामखा मुकाबला बांध रखा है। साफ गो और दो टोक बात करने वाली भाभी से नबीला की कभी नहीं बनी थी। उन्होंने 2 जुमलों में इसकी उलझन को सुलझन में तब्दील कर दिया। बुरहान ने माँ सिवाय तावीज़ वाली बात के बाकी सब अहवाल कह सुनाया। मुझे भी कई जगह पुप्पो का रवैया नामुनासिब लगा, लेकिन खामोश रहा। तुम्हें हानिया कैसी लगी? माँ गौर से चेहरा पढ़ रही थी। कभी गुस्ताख, बदतमीज़, कभी हसास, मासूम बच्ची। वो खोया खोया था। तुम उसे पसंद करते हो? कि हानिया से तुम्हें? माँ ने दानिस्ता बात अधूरी छोड़ दी। उसके चेहरा पढ़ने की कोशिश करने लगी। शायद नहीं, या अभी नहीं। वो उलझ सा गया और सर झुका लिया। ध्यान में वो गुलाबी शाम जैसी लड़की आ गई। तुम जो भी फैसला करोगे माँ को हमरा पाओगे। अम्मी ने हाथ थपथपाकर ताउन का यकीन दिलाया। धूप की किरणें सामने पेंटिंग पर ठहर रही थीं, जहाँ सुनहरे बालों वाली लड़की समंदर के किनारे पर बैठी थी, उदास और किसी की मुंतज़िर। बाज़ औक़ात हम कभी नहीं बदलते। हालात, वाक़यात, हादसात बेअसर होते हैं। कभी हम एक पल में बदल जाते हैं, किसी के एक बोल से, किसी की एक नज़र से। नबीला के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो तो ख़ुद को मेहरबान, हमदर्द और कामयाब समझती थी, लेकिन मेरी अपनी बेटी होती तो मैं इसकी खामियों की यूँ तशहीर करती। मैं हमेशा विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी रहना चाहती थी। मुझे हानिया अपनी हरीफ लगती थी। वो छोटी सी लड़की, नफीस अहमद ने मुझे मान दिया, एतबार, इज़्ज़त, और मैं क्या करती रही? कमरे की तन्हाई सोगवार थी और इनके आंसू गिरते देख रही थी। हानिया संजीदा हो गई थी। रानी ने चेहरा पढ़ने की कोशिश की, बहाने बहाने से कुरेदने की कोशिश की, लेकिन हानिया के तेवर देखकर खामोश हो गई। हानिया अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर रही थी। कानों में बार बार बुरहान के जुमले गूंजते। वो सर झटक कर पढ़ने लगती। नबीला को जिद करना तो अब माजी की बात थी। हाँ, पप्पा की मोहब्बत रोज़े अव्वल की तरह थी, शफ़ाफ और मुकम्मल। नबीला आंटी ने घर को घर बना दिया है। एक औरत का वजूद कितना ज़रूरी होता है ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। और मैं रोज़े अव्वल से बैर बांध के बैठी थी। हाँ, कुछ कसूर मेरा भी है, इसने सच्चे दिल से एतराफ़ कर लिया।
अब ना तो नबीला कोई मुतनाज़ा मौजूद थी, ना हानिया चीख पुकार करती। इम्तहानात शुरू हुए तो नबीला खामोशी से इसको गर्म दूध ला कर देती, रात को चीज़ें समेट कर रख देती, बादाम का शरबत बनाती। दोनों खामोश रहती लेकिन एक दूसरे की ममनून। नबीला दुआएं पढ़ पढ़ कर फूकती थी, एक माँ की तरह। दिन रात की मेहनत रंग लाई और नबीला ने बहुत कोशिश की और हानिया ने पढ़ाई भी की। हानिया अच्छे नंबरों से मैट्रिक पास कर गई। वो रिजल्ट की खुशखबरी लिए पुरजोश थी, नफीस अहमद की मुंतज़िर थी। किसी अपने के साथ खुशी शेयर करने का लुत्फ़ ही और होता है। खुशी दुगनी और गम हल्का हो जाता है। नबीला किचन में मसाला भूनते हुए इसका चेहरा देख रही थी, फिर चूल्हा बंद करके आहिस्ता कदमों से टीवी लाउंज में आ गई। क्या बात है हानिया बेटा? उन्होंने खुद भी अपना लहजा अजनबी महसूस किया। वो हिचकिचा रही थी। मैं मैट्रिक में पास हो गई हूँ आंटी, ए ग्रेड है मेरा। नबीला ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मुबारक हो बेटा। नबीला ने एक मीठा सा बोसा इसकी पेशानी पर सख्त किया। हानिया एक लम्हे को रुक सी गई। इसने सर उठाकर नबीला का चेहरा देखा। नमकीन आंसुओं की धुंध में वो एकदम नबीला के सीने से लग गई और धुआंधार होने लगी। नबीला भी रो रही थी। सारी नफरतें, अदावतें, गिले इसके आंसुओं में बह रहे थे। रानी अंदर आई तो शशदर रह गई। क्या हो गया बाजी, खैर तो है? जाओ राजू से कहो मिठाई लेकर आए। मेरी बेटी इम्तिहान में कामयाब हो गई है। एक नम मुस्कुराहट के साथ नबीला ने रानी को जवाब दिया। अजीब सर फिरे लोग हैं, खुशी के मौके पर रो रो के बेहाल हो रहे हैं। रानी ने बदमज़गी से खुद कलामी की। हानिया की कामयाबी को नबीला ने सेलिब्रेट किया, एक तकरीब का एहतमाम किया, तहाइफ दिए। हानिया ने भी नबीला की मोहब्बत का एतराफ़ किया। इसकी तबीयत की तलखी तो मिजाजी अनका थी। इसकी जज्बाती तशनगी को नबीला ने अपनी ममता से सैराब कर दिया था और वो खुद भी तशना नहीं रही थी। कॉलेज में एडमिशन, मज़ामीन का इंतखाब, नबीला ने तदरीसी तजुर्बा अपना काम में लाया। रवैये हमारी बदलती कैफियत के गमाज होते हैं। दोनों को एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वक्त धीमे कदमों गुजर रहा था। हानिया का बीएससी मुकम्मल है, इसकी शादी की उम्र मुनासिब है। नफीस अहमद ने रात को नबीला से कहा। हाँ, मगर हानिया मज़ीद पढ़ने का इरादा रखती है। नबीला कंबल फैलाकर खुद पढ़ ले रही थी। बुरहान क्या कर रहा है आजकल? सरसरी लहजे में दरियाफ्त किया। माशाल्लाह से अच्छी पोस्ट पर है। इसके लिए भाभी लड़कियां देख रही हैं। नबीला के लहजे में फ़ख्र और प्यार था। कभी खाने पर बुलाओ उसे, अरसे से मुलाकात नहीं हुई। नफीस अहमद ने कुछ सोचते हुए तजवीज़ दी। बुलाती हूँ किसी दिन। नबीला इनके दिल की बात समझ गई थी। पहली फुर्सत में तबस्सुम भाभी को फ़ोन किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। वो खामोश हो गई, फिर हल्के से तवक्कुफ़ से बोली। देखिए नबीला आपी, बच्चों के रिश्तों में बहुत कुछ देखना पड़ता है। बुरहान की जॉब, फैमिली बैकग्राउंड मुझे मजबूर कर रहे हैं मैं खुद से राय ना दूं। हानिया कैसी है आप बेहतर जानती होंगी। इसने आपको बहुत तंग किए रखा। हल्का सा तंजिया लहजा। नबीला शर्मिंदा हो गई। आपकी बेटी होती तो क्या आप इसकी खामियों की यूँ तशहीर करती? मध्यम लहजा कानों में गूंजा था। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। मजीद कुछ कहे बगैर जहाँ बेहतर होगा वहीं हानिया का नसीब होगा, उन्होंने माँ बन के सोचा। वीकेंड पर अचानक भाई, तबस्सुम भाभी और बुरहान के साथ आ गए। एक दोस्त की शादी है, सोचा आपसे भी मुलाकात हो जाए। नबीला और नफीस अहमद ने पुरजोश खैर मकदम किया। हानिया एक बार सलाम करके दोबारा सामने नहीं आई, लेकिन इससे अभी तक शर्मिंदगी थी और अपनी आनत का एहसास भी। एक घर में कब तक सुबह जा सकता था। संजीदगी का लिबादा ओढ़े नबीला के साथ मसरूफ़ नज़र आती। कम गो, बाअदब, हसास का ख्याल रखने वाली हानिया माजी की गुस्ताख, हठधर्म, बदज़बान लड़की से यकसर मुख्तलिफ। भाभी की गहरी नज़रें माहौल का जायज़ा ले रही थी। सब कुछ बहुत बदल गया है, मगर कैसे? रात को चाय पीते हुए उन्होंने दरियाफ्त किया। बस हम दोनों ने अपना अपना मुकाम पहचान लिया, खुसूसन मैंने। बड़ों को दिल बड़े रखने पड़ते हैं, तभी घर बनते हैं और रिश्ते जुड़ते हैं। नबीला ने रसानियत से जवाब दिया। जाने से पहले उन्होंने हानिया को प्यार किया और रिश्ते की बात डाल दी। नफीस अहमद की दुआ लबों पर आने से पहले कबूल हो गई, लेकिन नबीला ने हानिया के चेहरे पर फैला इज़्तिराब देखा तो कोई भी फैसला करने से पहले इसकी राय को मुकद्दम जाना। टेरेस के पास सजे गमले और वाइट कुर्सियों पर बैठकर चाय पीना हानिया का मामूल का काम था। अब भी वो वैसी ही थी, लेकिन आंखों में उदासी और गुमोगू की कैफियत थी। बुरहान का जी चाहा वो जाए इसकी आवाज़ सुने, मगर कुछ बिना कहे पलट कर रह गया। रात को हानिया नबीला के पास आई। गुज़रे सालों में वो बाप से ज़्यादा नबीला के करीब हो गई थी। वजह वो एतबार और रिश्ते की मजबूती थी जो एक माँ अपनी बेटी को दे सकती थी। मामा आप इनकार करते हैं, मेरी मर्ज़ी नहीं है, उसने आहिस्तगी से कहा और कमरा छोड़कर चली गई। नबीला गुमसुम रह गई। इसके इनकार की खबर सबको हो गई। मुस्कुराते चेहरे बुझ गए थे। सिर्फ बुरहान मुतमईन था, जैसे कोई फ़र्क ना पड़ा हो। अजीब लड़का है, रानी ने सोचा और हानिया को बता दिया। वो सर झटक के रह गई। फुप्पो अगर आप इजाज़त दें तो आपकी बेटी को साथ ले जा सकता हूँ। बुरहान ने इजाज़त तलब की। हाँ, मगर ज़्यादा देर के लिए नहीं। नबीला फुप्पो लिबरल थी, जवाब हस्बे तवक्को था। हानिया, हतमी फैसला करने से पहले मेरी बात सुन लो। उसने हानिया को बरक़ी पैगाम भेजा। हानिया चंद लम्हे सोचती रही और फिर ओके का रिप्लाई कर दिया।
प्लेन पिंक सूट पर कश्मीरी शॉल फैलाए सुनहरे बालों को कैचर में समेटे वो मुंतज़िर सी पार्क में बैठी थी। मालूम नहीं मेरा यहाँ आने का फ़ैसला ठीक है भी या नहीं, उसने ख़ुद से सवाल किया। जब सामने से अपने मखसूस अंदाज में चलता हुआ वो नज़र आया, वो वैसा ही था, बहुत शानदार, इसके दिल ने कहा। उसने ज़ोर से अपने दिल को डपटा। सुनहरी धूप ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा था। हवा में खुशगवार सी खुनकी थी। वो हल्की सी शरारत के साथ बुरहान की पेशानी पर गिरे गहरे ब्राउन बालों से खेल रही थी, जिन्हें वो स्टाइल से हटा देता। हानिया ने एक जानिब उसकी सिमत देखा। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी, हमेशा की तरह। क्या नज़र लगाने का इरादा है? बुरहान ने इसकी नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस किया तो छेड़ने वाले अंदाज में बोला। वो जुज़बुज़ होकर घास को देखने लगी, फिर सर उठाकर दरख्तों को, गोया इसकी मौजूदगी से बेनियाज है। तुमने इनकार क्यों किया? आपको ऐसी लड़की चाहिए थी जिसके साथ आप सर उठाकर जी सकें। मैं तो एक गुस्ताख, नालायक, शायद किरदार की हल्की लड़की हूँ आपकी नज़र में। इसकी आवाज़ भर्रा गई। ये तो कुछ नहीं बोली। बुरहान ने दुख से सोचा। आई एम सॉरी, मैं वाकई बहुत गलत कह गया था, लेकिन तुम्हारी इस दिन की बातें किसी को नहीं बताई। मालूम नहीं क्यों, बस तुम मेरे दिल से निकल नहीं सकी। शायद तुम साहिरा हो। फूफो ने बताया तुम बदल चुकी हो बहुत ज़्यादा। मैं हैरान रह गया, जब देखा तो यकीन आ गया। इसका लहजा अब भी दिल नशीन था। हानिया, हर बात का एक वक्त होता है। तुम्हारा और मेरा वक्त आ गया है। दिल से तुम भी राजी हो, बस ये तुम्हारे अंदर की जिद्दी बच्ची। उसने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाया। अब भी बात बात पर खफा हो जाती है। अब वो जेब से कुछ निकाल रहा था। हानिया ने दीदा नज़रों से देखा। कैसी है? खूबसूरत, नाजुक सी अंगूठी से शुआएं फूट रही थी। खास तुम्हारे लिए, बोलो कबूल है? बुरहान का लहजा धीमा हो गया और वो किसी फसों के ज़ेरे असर आ गई। वो खुश नसीब थी जिसके लिए इतने प्यारे रिश्ते थे, जो इससे मोहब्बत करते थे। लेकिन सबसे खूबसूरत वो साथी था जो इससे अपने जज्बात बयान कर रहा था, जिसके दिल में इसके लिए इज्जत भी थी और मोहब्बत भी। उसने सर उठाकर बुरहान का चेहरा देखा। इसकी आंखें लौ दे रही थी। वो नज़रें चुरा गई। चंद पल खामोशी की नज़र हो गई और फिर एक जुमला कहा, हाँ कबूल है। फिज़ा गुनगुना उठी थी। ख़त्म।